आज हम सर्वेइंग का कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाले। इसमें पहला क्वेश्चन है असर्शन में है कि इन अ स्फेरिकल ट्रायंगल द सम ऑफ द थ्री साइड इज ऑलवेज लेस देन दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द ग्रेटर सर्कल। और इसका रीज़न दिया है द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल इज ग्रेटर देन टू राइट एंगल। तो इससे पहले जो हम लोग थ्योरी की क्लास किए थे उसमें हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके थे, तो अब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी हैं स्फेरिकल एंगल के, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जानेंगे। जैसे देखिए कि दिया है, इसमें इसकी प्रॉपर्टी होती है एनी एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। मतलब जो स्फेरिकल एंगल होता है किसी भी कोण का जो मान है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए तथा 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 540 सम ऑफ किसी एक जो एंगल है उसका कोण मान जो है कोण का मान 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर दे रहे द सम ऑफ द थ्री एंगल इज, अगर तीन कोणों को ले गए तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए बट लेस देन 5/4। यानी कि हम देखेंगे कि ये मान लीजिए कि स्फेरिकल ट्रायंगल है, आगे ये अल्फा है, ये बीटा है और ये कोण गामा है। तो इसमें ये दे रहा है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा है उसका जो मान है लेस देन 180 बट सॉरी जो अल्फा जो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान है इसका मान 180 से कितना 540 डिग्री तक होता है। अब तीसरा देखेंगे द सम ऑफ द एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड। यानी कि इसके कहने का मतलब अगर हम इस पर स्फेरिकल एंगल जो बना रहे हैं हम ऐसे, इसका जो एनी टू साइड या फिर हम ये दोनों ले लें या फिर ये, मतलब हम कोई दोनों साइड ले लें, इन दो कोण का मान लीजिए इन दोनों कोणों का साइड का जो हम योग ले रहे हैं वो ये तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा अधिक होगा। अब देखिए कि जो नेक्स्ट है वो है स्मॉलर एंगल इज अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। यानी कि जो स्मॉलर कोण का सामने की जो साइड होता है वो स्मॉलर होता है। और नेक्स्ट हो गया इसमें कि सम ऑफ द थ्री साइड इज लेस देन सर्कमफेरेंशियल ऑफ द ग्रेटर सर्किल। यानी कि इसमें पहला असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, यानी कि जो रीजन है वो असर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर इज एम्प्लॉयड इन एबनी लेवल। इसे कहने के मतलब कि एबनी लेवल में कौन सा हम वर्नियर यूज करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है रेट्रोग्रेड वर्नियर, दूसरा है डबल वर्नियर और तीसरा ऑप्शन में है इसका डबल फोल्डर वर्नियर, चौथा है एक्सटेंडर वर्नियर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी एक्सटेंडर वर्नियर। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो हमारा एबनी लेवल होता है उसमें हम एक्सटेंडर वर्नियर का यूज करते हैं। इसमें जो अब हम देखेंगे कि एक्सटेंडर वर्नियर क्या होता है। जो एक्सटेंडर वर्नियर होता है इज यूज व्हेन द डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज स्मॉलर and it becomes difficult to judge the exact graduation where coincidence occurs if the vernier of normal length is used. Hence in extended vernier the vernier graduation are made larger than those of the vernier of the normal length। ठीक है, इसके कहने का मतलब कि अगर हम एबनी लेवल में क्या हम एक्सटेंडर वर्नियर का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर जियोडेटिक सर्वे में। जियोडेटिक सर्वे में हम कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल,
कर्व रेंजिंग, सेकेंड है वर्टिकल कर्व रेंजिंग, तीसरा है सर्वे ऑफ कंट्री, चौथा है रिकग्नाइजेशन सर्वे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्वे ऑफ कंट्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्वे ऑफ कंट्री। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी सर्वे जो सर्वे ऑफ कंट्री है वो जो हमें सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जो जियोडेटिक सर्वे के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। अब देखिए, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। जो सर्वे को मतलब ब्रॉडली दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया, एक तो है प्लेन सर्वे, दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। तो जियोडेटिक सर्वे में जो होता है एरिया, जो अगर एरिया ऑफ कर्वेचर जो है, एरिया अगर पृथ्वी की एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है, इसकी एरिया 200 से हम जैसे करिए तो इसमें जियोडेटिक सर्वे करेंगे। अगर 260 किलोमीटर से कम है तो उससे हम प्लेन सर्वे के अंतर्गत रखेंगे। अब जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि जो पृथ्वी का, मान लीजिए पृथ्वी तो हमारा ऐसे स्फेरिकल टाइप में है, जियोडाइड स्फेरिकल टाइप में, तो उसमें कर्वेचर को इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकग्नाइजेशन सर्वे ऑफ डिटरमाइन feasibility and estimation of scheme falls under the classification based on the, मतलब क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो हम रिकॉग्नाइजेशन सर्वे कहते हैं तो हमारी फैसिलिटी और एस्टिमेट को देखते हुए कौन क्लास, मतलब किसके अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसका ऑप्शन है बी, ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या है। देखिए, मतलब कि इसमें है कि कोई भी हम अगर रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करते हैं, क्यों है जो रिकॉग्नाइजेशन सर्वे होता है, अगर किसी भी साइट का पहले हम रिकॉग्नाइजेशन सर्वे ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ का मतलब ये जानने के लिए कि ग्राउंड कैसा है, वहाँ पर कौन सी वस्तुएं हमें वहाँ से पास मिलेंगी, ये सब चीज़ देखने के लिए हम पहले रिकॉग्नाइजेशन सर्वे ही किया जाता है। इसका जो इसके आधार पर जो है, अब रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करना है तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, मतलब सर्वे का हमारा क्या उद्देश्य है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो इसके आधार पर इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए, पहला हो गया कंट्रोल सर्वे, दूसरा हैंड सर्वे, तीसरा टोपोग्राफी सर्वे, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सर्वे। और इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत 3 प्रकार के आते हैं। पहला है रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, दूसरा प्रिलिमिनरी सर्वे, तीसरा है लोकेशन सर्वे। ये इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट हो गया रूट सर्वे, कंस्ट्रक्शन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, माइन सर्वे, मतलब कि किस हमारे सर्वे का क्या ऑब्जेक्ट है, उस प्रकार का हमारा रिकॉग्नाइजेशन सर्वे होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग स्टेप आर नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एक्यूरेसी विथ द टेप। पहला है कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन on tape for its measurement. Next, breaking tape on slope as necessary to keep the tape level. तीसरा है keeping accurate count of the stations. चौथा है keeping the tape on the line being measured. The correct sequence of this step मतलब कि जो हम सर्वे करते हैं, चैन सर्विंग करते हैं, तो उसकी स्टेप क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। इसको सीक्वेंस से लगाना है कि कौन सा सर्वे के बाद कौन सा करते हैं। तो देखिए, इसका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हम लोग करेंगे ये कीपिंग द टेप ऑफ द लाइन बीइंग मेजर्ड, मतलब पहले हम जो लाइन है उसको टेप से मेज़र करेंगे। दूसरा है ब्रेकिंग टेप ऑन स्लोप एज नेसेसरी टू कीप द टेप लेवल। तीसरा हो जाएगा कीपिंग यूनिफॉर्म टेंशन ऑन टेप के मतलब कि उस पर जो हम पुल लगाएंगे, टेप को यूनिफॉर्म लगाना चाहिए प्रत्येक मेजरमेंट पे। और चौथा हो जाएगा कीपिंग एक्यूरेट काउंट ऑफ द स्टेशन, जो स्टेशन है उसको हम एक्यूरेट तरीके से काउंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया ए 4,
4 2 3 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग लाइन रेंजर, रेसिप्रोकल रेंजिंग, रैंडम लाइन मेथड और ऑप्टिकल स्क्वायर। विच of these are the correct method of ranging employed to solve the problem of vision obstructed but with ranging free। मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम रेंजिंग करते हैं तो रेंजिंग में मतलब कि विज़न देखने में तो प्रॉब्लम हो नहीं हो, लेकिन रेंजिंग करते समय उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो। तो इसमें से कौन सा मेथड हम कर सकते हैं? तो देखिए, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग और इसका रैंडम लेवलिंग 2 और 3 को कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये बी। ठीक है, हम कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, जो लाइन रेंजर होता है, तो लाइन रेंजर का प्रयोग हम कब करते हैं? लाइन रेंजर का प्रयोग हम जब करते हैं जब जैसे कि मान लीजिए हम सेल सर्वे कर रहे हैं, उसका एरिया 200 मीटर से अधिक हो जाए, तब उस समय में हम लाइन रेंजिंग करते हैं। ऑप्टिकल जो स्क्वायर होता है ये हमारा 90 डिग्री पे ऑफसेट लेने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, अब रेसिप्रोकलिंग लेवलिंग क्या होता है? अब रेसिप्रोकलिंग लेवलिंग है, रेसिप्रोकलिंग लेवलिंग में हम देखिए रेसिप्रोकलिंग लेवलिंग कब करते हैं? अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए नदी हो गया, हमें इन दोनों के बीच के पॉइंट ए और पॉइंट बीच के हमें रेंजिंग करनी है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं? चैनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें देखिए मान लीजिए कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रहा, तो बहुत जैसे पहाड़ियाँ वगैरह होते हैं, हम कि इसके और इसके बीच की जो हमें रेंजिंग करनी है, तो जब रेंजिंग करने, तो यहाँ पे तो हम रेसिप्रोकल लेवलिंग कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए ये आ गया हम लोग का ये नदी, तो ये विजुअल तो हो, लेकिन चैन अब्स्ट्रक्शन टू विजुअल देख नहीं सकते, बट रेंजिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि व्हेन द पॉइंट आर नॉट इंटरविजिबल ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड बिटवीन देम, इनडायरेक्ट रेंजिंग इज आल्सो कॉल्ड अ रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, तो देखिए हम रेंजिंग 2 प्रकार के कर सकते हैं। एक होता है कि डायरेक्ट रेंजिंग, एक हो गया हमारा पहला रेंजिंग करने की विधि, पहला हो गया डायरेक्ट, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रेंजिंग हम तब करते हैं जब 2 स्टोन्स के बीच हमारा विजुअल हो। ठीक है, और इनडायरेक्ट तब करते हैं जब हमें 2 स्टेशन के बीच की जो दूरी हो विजुअल ना हो, यानी कि इनविजिबल हो। ठीक, और इनडायरेक्ट ही लेवलिंग को हम रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 या 3, 2 एंड 3, यानी कि मतलब कि रेसिप्रोकल रेंजिंग, और तीसरा है रैंडम लाइन मेथड। देखिए, रैंडम लाइन मेथड भी वहाँ पे क्या, जैसे कि जंगल वगैरह हो गया, तो हमें मतलब कि एक स्टेशन से दूसरे विजुअल नहीं होता, हम रैंडमली किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच की दूरी ले लेकर ऐसे रेंजिंग कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ये सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, here the angle between the index glass and the horizontal glass of box extend is 40 degree. The horizontal angle between the 2 points cited by the instrument is, मतलब देखिए जो बॉक्स एक्सटेंड का एंगल जो है दिया है इसमें 40 डिग्री, और जो हॉरिजॉन्टल एंगल और 2 पॉइंटों के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो बॉक्स एक्सटेंड होता है वो प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई हम लाइन ऑफ साइट अगर भेजे हैं, तो जो एंगल बनता है इंडेक्स ग्लास और हॉरिजॉन्टल ग्लास को, वो हॉरिजॉन्टल एंगल का अगर कोई पूछे तो 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे 40 डिग्री दिया है,
40 डिग्री दिया और हॉरिजॉन्टल कोण पूछ रहा है 2 बिंदुओं के बीच का, तो ये 2 टाइम्स ऑफ द ये जो एंगल दिया वो हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि हाइपोटेंशियल अलाउंस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन अडॉप्टिंग स्टैंडर्ड कन्वेंशन। इसमें ये जो हाइपोटेंशियल अलाउंस का करेक्शन पूछा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है, इसका होता है सेक थीटा -1 इंटू मेजर डिस्टेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला, इसमें भी देखा जाएगा। देखिए, जैसे पूछा है, पहला है असर्शन, पहला असर्शन है होल सर्किल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज प्रीफर टू अ क्वाड्रेंटल बियरिंग। रीजन है बियरिंग इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय एन एंगल। तो ये तो सही है, जो होल सर्किल बियरिंग होता है वो किसी लाइन के मेजर्ड होता है, या तो देखिए होल सर्किल बियरिंग क्या होता है, जो होल सर्किल बियरिंग होता है वो देखिए होल सर्किल जो बियरिंग होता है, या तो हम उसको डायरेक्ट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मेजर करते हैं। होल सर्किल जो बियरिंग होता है हम इसको क्लॉकवाइज, इसका रेफरेंस पॉइंट हमेशा नॉर्थ को ही बनाएंगे, नॉर्थ से इससे करेंगे, और ये जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये बीच का जो कोण होता है वो 0 से 360 डिग्री होता है, ठीक है। हमेशा इसको नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस मार के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसके देखिए जो इसका जो क्वाड्रेंट होता है, ये देखिए, ये इसका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया कोऑर्डिनेट। ये ऐसे जब पहला कोऑर्डिनेट में एक पूछेगा तो 0 से 90 होगा। अगर पहला कोऑर्डिनेट में एंगल पूछ रहा है तो वो देखिए पहले कोऑर्डिनेट में हो जाएगा 0 से 90 डिग्री, दूसरे में हो जाएगा 90 से 180 डिग्री, दूसरे में हो जाएगा 180 से 270 डिग्री, चौथे में हो जाएगा 270 से 360, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट इसका है सेकेंड, ये थर्ड, ये इसका फोर्थ, ठीक। और देखिए तो कोऑर्डिनेट बेयरिंग में जो होता है वो किसी एंगल द्वारा ही हो जाता है। अब देखिए बियरिंग क्या होता है, किसी एंगल का जो बियरिंग होता है वो मतलब ट्रू बियरिंग से जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसे बियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका असर्शन भी सही है और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें, ये हम ध्यान देंगे कि इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, हमें नॉट करेक्ट बताना है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी, जहाँ हमें नॉट करेक्ट करना रहता है हम गलती से करेक्ट का वाला लगा देते हैं। तो देखिए पहला दिया है कि अ सर्वे कंपास हैज़ 2 साइड वेन। ये तो सही है कि सर्वे कंपास के भी 2 साइड वेन होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव वेन और एक होता है लाइन ऑफ साइट, नहीं, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्टिव वेन, एक होता है एक तो होता है कि जिसे हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको देखते हैं, एक होता है आई वेन, एक ऑब्जेक्टिव वेन होता है, एक वाई वेन आई वेन होता है, ठीक। तो ये सही है। दूसरा है अ प्रिज्मेटिक कंपास हैज़ एन ऑब्जेक्ट वेन एंड द आई वेन, तो ये दो बता रहे थे, ये भी सही है। तीसरा हो गया अ ट्रफ कंपास इज एन एसेसरी टू अ प्लेन टेबल, ये भी सही है कि जो प्लेन टेबल में हम थ्रो कंपास का यूज किया जाता है, ठीक। अब देखिए तीसरा हो गया इन अ प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशन ऑन द एल्युमिनियम डिस्क रोटेट एंड द इंडेक्स रिमेन स्टेशनरी। जैसे कहने का मतलब कि जो हमारा सर्वे प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें जो
एल्युमिनियम डिस्क होता है, जो उस पर ग्रेजुएशन होता है वो रोटेट करता है, और जो इंडेक्स जो होता है वो स्ट्रेट नहीं। देखिए गलत है। देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में होता क्या है, जो ग्रेजुएटेड रिंग होता है जो एल्युमिनियम का बना रहता है, और इसमें जो ये ग्रेजुएटेड इन द डिग्री एंड हाफ डिग्री में डिवाइड होता है डायरेक्टली। ये जो मतलब ग्रेजुएशन है जो डिग्री और हाफ डिग्री में डिवाइड होता है, वो जो हमारा नीडल होता है उससे अटैच होता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो अगर नीडल से ये अटैच है तो जो मैग्नेटिक नीडल जो होगा ऑलवेज along द मेरिडियन होगा, एंड द एल्युमिनियम जो होगा अटैच टू द नीडल, ठीक, द आल्सो रिमेन स्टेशनरी, यानी कि ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे।